नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं कंज्यूमर इज किंग। कोरोना जिसने एक लंबे वक्त तक जिंदगी का पहिया रोक कर रखा हुआ था, कुछ समय पहले थोड़ी राहत मिली और सरकारों की ओर से कोरोना गाइडलाइंस में थोड़ी ढील क्या दी गई तो मानो कोरोना को एक बार फिर से मौका मिल गया। एक बार फिर बढ़ते कोरोना के मामले डराने लगे हैं। देश में बड़े राज्यों जैसे दिल्ली, महाराष्ट्र, केरल, पंजाब में कोरोना एक बार फिर से लोगों को अपनी गिरफ्त में लेने लगा है। कोरोना के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए कई राज्यों ने कोरोना के दौरान लगी पाबंदियों को फिर से एक बार लगाना शुरू कर दिया है और एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर केसेस यूं ही बढ़ते रहे तो ये कोरोना की चौथी लहर की घंटी हो सकती है। तो आज इसी पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन सबसे पहले देखिए ये रिपोर्ट। देश में कोरोना की धीमी रफ्तार एक बार फिर से डराने लगी है। लंबे समय तक कोरोना का कहर झेलने के बाद जहां अभी लोगों ने खुली हवा में सांस लेना शुरू ही किया था, एक बार फिर लगातार ऊपर की ओर बढ़ रहे कोरोना के ग्राफ ने लोगों और राज्य सरकारों की चिंता बढ़ा दी है। अभी कुछ समय पहले तक जहां रिकवरी का ग्राफ कोरोना के नए मिलने वाले मामलों से ऊपर जाने लगा था, कि एक बार फिर नए मिलने वाले मामलों ने आंकड़ों का रुख मोड़ कर रख दिया है। देश में पिछले 24 घंटे में 2710 नए मरीज मिले हैं, तो वहीं 14 लोगों ने कोरोना से हार मानकर मौत के आगे घुटने टेक लिए हैं। बड़े शहर जैसे महाराष्ट्र, दिल्ली, केरल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा जैसे राज्यों के हालात एक बार फिर से बिगड़ने लगे हैं। आंकड़ों की माने तो महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 511 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं, तो केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना ने करीब 783 लोगों को अपनी चपेट में लिया है, जिसमें 12 लोगों ने इलाज के दौरान दम तोड़ा है। और ये हाल केवल इन दो राज्यों का नहीं, बल्कि दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 403 मामले, उत्तर प्रदेश में 141 मामले, हरियाणा में 282 नए मामले, तो कर्नाटक में 153 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। लगातार बढ़ते मामलों के बाद एक्सपर्ट्स की माने तो कोरोना की चौथी लहर दस्तक दे सकती है। तीसरी लहर के बाद से केंद्र ने कोविड गाइडलाइंस को खत्म कर दिया था, लेकिन बढ़ते मामले माथे पर एक बार फिर से चिंता की लकीरें लेकर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश जैसे कई राज्य हैं जहां पर कोविड केसेस पाए गए हैं, जिन्होंने एक बार फिर से लोगों को मास्क पहनने के लिए मजबूर कर दिया है। कुछ राज्यों ने फिर से मास्क अनिवार्य कर दिया है। इतना ही नहीं, मास्क न लगाने पर जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। देश की राजधानी दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब के कुछ शहरों में फेस मास्क अनिवार्य कर दिया है। पंजाब में सिर्फ गुरुवार को ही मास्क लगाना अनिवार्य है, तो वहीं यूपी की योगी सरकार ने लखनऊ समेत 7 जिलों में मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है और महाराष्ट्र सरकार एक बार फिर से मास्क लगाने को लेकर मंथन कर रही है। और मामले यूं ही बढ़ते रहे तो अन्य राज्यों में भी जल्द ही लोगों के चेहरों पर मास्क फिर से लौट सकते हैं। मामले बढ़ रहे हैं, सावधानियां घट रही हैं, तो ऐसे में सावधान रहिए, कोरोना अभी गया नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, ET9 स्वदेश। चलिए, तो कोरोना के बढ़ते केसेस क्या वाकई डराने वाले हैं? क्या वाकई ये चौथी लहर की दस्तक है? बात करते हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ गए हैं कोविड-19 टास्क फोर्स से डॉक्टर गौतम भंसाली, KGMU के डॉक्टर सुरुचि शुक्ला, पारस हॉस्पिटल्स के डॉक्टर अरुणेश कुमार और JSI MD डॉक्टर संजय कपूर। आप सभी का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। डॉक्टर भंसाली, क्या लगता है, चौथी लहर की आहट? मुझे नहीं लगता कि कोई चौथी लहर है या कोई वेव वगैरह है। ये वेव नहीं है बिल्कुल। डेफिनेटली, जहां तक मेरा मानना, मेरा अपना अनुमान है, ये एक तरह के सर्ज हो सकते हैं, स्पाइक हो सकते हैं और इस तरह के नंबर ऑफ केसेस कभी मुंबई में बढ़ सकते हैं, कभी पूना में बढ़ सकते हैं, कभी जयपुर में, कभी दिल्ली में, अलग अलग जगह से थोड़ा एक सर्ज आएगा, फिर 2 दिन बाद कम होगा, फिर आएगा, फिर जाएगा। ये वायरस जाने वाला नहीं है बहुत जल्दी, ये रुकने वाला है, धीरे धीरे जाएगा। वायरस कभी मरता नहीं है कभी भी, कि धीरे 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 इसका जो इफेक्ट है वो कम होने लगता है। इसी तरह से जो पहले वेव आई थी, फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव, उस तरह से ये पैनिक होने की, घबराने की, डरने की बात नहीं है। जो वायरल में एक नॉर्मल रूटीन ट्रीटमेंट होता है, उसी तरह से ट्रीटमेंट हम लोग अभी कर रहे हैं। मेरे पास आज भी काफी लोगों के फोन आए, काफी कॉल्स थे कि ये हो रहा है, कोल्ड हो रहा है, कफ हो रहा है, हमारा कोविड पॉजिटिव आ गया, लोग डरने लग रहे हैं। पर डरने की बात बिल्कुल नहीं है। लोग पूछ रहे हैं कॉकटेल लगा लेते हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी लगाते हैं, हम रिफ्यूज कर रहे हैं कि लगाने की जरूरत नहीं है। और 3 से 4 दिन में मरीज बिल्कुल ठीक हो रहा है, उनको
न तो हॉस्पिटल में भर्ती करने की जरूरत पड़ रही है, ना ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। बिल्कुल नॉर्मल जैसे फ्लू होता है उस टाइप का फ्लू चल रहा है। सो मुझे नहीं लगता कि ये कोई वेव है, ये एक सर्ज है, स्पाइक है जो कुछ टाइम तक रहने वाला है। ऑलराइट डॉक्टर सुरुचि, अब जो केसेस बढ़ रहे हैं, डॉक्टर भंसाली तो बोल रहे हैं कि यहाँ पे चौथी वेव आती हुई नहीं लग रही है, लेकिन जो केसेस आ रहे हैं वो कितने गंभीर आ रहे हैं। यहाँ पर मोर्टेलिटी रेट तो अभी तक फिलहाल इतनी जाने नहीं ले रहा है। अब की बार का जो हमें कोरोना लग रहा है बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन जो केसेस आ रहे हैं वो क्या वाकई काफ़ी गंभीर हैं? किस तरह की शिकायतें हैं, किस तरह के सिम्टम्स हैं? ये कोविड का जैसे वेरिएंट्स हमेशा से चेंज होते जा रहे हैं। पहले हम बीटा की बात करते, फिर डेल्टा की, अब हम ओमिक्रॉन की बात करें। ओमिक्रॉन में भी बहुत से चेंजेस हैं, वो BA1 BA2, फिर एक्सी वेरिएंट आया, और अब B4 और B5 जो साउथ अफ्रीकन वेरिएंट था वो अब आ रहा है। तो सिंस देयर इज सो मच वेरिएशन एंड सो मच चेंज इन द वेरिएंट्स ऑफ द कोविड, हमेशा एक नया वायरस बन के वो वापस आ रहा है। और बिल्कुल सर ने सही कहा है कि मॉर्टेलिटी कम है, न्यू केसेस कम है हमारे पास, लेकिन जो कोमॉर्बिड कंडीशन वाले पेशेंट्स हैं, जिनको ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम है, लाइक कैंसर है, लिवर प्रॉब्लम है, हार्ट प्रॉब्लम है, जो ऑलरेडी कोमॉर्बिड हैं, उनको अगर ये हो जा रहा है तो उनके लिए घातक भी हो रहा है, उनके लिए मोर्टेलिटी भी ज्यादा हो रही है उस केसेस में। तो अभी भी ये वायरस हमेशा रहेगा। इसकी बहुत बड़ी वेव तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, जैसा 4th वेव एंड 5th वेव वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग, बट यस, जो लोग ऑलरेडी कोमॉर्बिड हैं पेशेंट्स, उनको हमेशा इस चीज का ध्यान देना है कि ये वायरस उन तक ना पहुंचे, और हमेशा प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सो सोशल डिस्टेंसिंग, वैक्सीनेशन शेड्यूल शुड बी एट प्रायोरिटी। उसको हमेशा आगे बढ़ के वैक्सीनेशन, अपनी बूस्टर डोजेस, अपनी जो करंट डोजेस है उसको कंप्लीट करें। और अब तो बच्चों में भी वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गया है, तो अपने बच्चों को भी वैक्सीनेट कराएं। ऑलराइट, लेकिन अगर ये चौथी वेव नहीं है, और हम ये भी जानते हैं कि जो वायरस है हमारे इर्द गिर्द है और ये लंबे समय तक हमारे साथ रहने भी वाला है, हो सकता है जो इसकी म्यूटेशन हो रही है उसकी जो गंभीरता है वो थोड़ी सी कम हो जाए। लेकिन डॉक्टर अरुणेश, क्या जो केसेस में बढ़ोतरी हम देख रहे हैं या इस वजह से है क्योंकि हम लोगों ने अब थोड़े से कंप्लेसेंट हो गए हैं, राज्यों ने जो है मास्क हटाना भी अब जो है अनुमति उसकी दे दी है। हालांकि अब बहुत सारे शहर जो है वो मास्क लगाने की अनिवार्यता पर सोच भी रहे हैं। इन्होंने एक बार फिर से आदेश दे दिए हैं कि मास्क लगाना ज़रूरी हो गया है। लेकिन बीच में जो एक दौर आया था जहां पर मास्क हटाने और जिस तरह के कोरोना हाइजीन बिहेवियर बदलावी की बात आई थी, उसकी वजह से आपको लग रहा है कि केसेस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं? मैं एग्री करता हूं कि जो अभी का जो सर्ज है वो उसी का परिणाम है। और मैंने उस समय में शायद एक प्रोग्राम भी हुआ था, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे बोला है कि ये थोड़े प्रीमेच्योर डिसीजंस थे, बट देन ये सरकार की तरफ से आते हैं कभी कभी। ये कोरोना अभी नहीं गया है एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हमें दो चीजें समझना चाहिए कि कोरोना अभी अगले, अगर मैं कहूँ तो अगले 1 साल तक आप टू स्टार्ट विथ मान के चलें कि कोरोना है। अभी कोरोना के वेरिएंट्स ज्यादा आ रहे हैं, इसलिए ये फ्लू जैसा नहीं है। तो दूसरी गलती हम लोग करते हैं कि कोरोना को फ्लू कहते हैं। ये फ्लू वायरस जैसा नहीं है, थोड़े से इसके बिहेवियर थोड़े डिफरेंट होते हैं। यही कारण है कि जो इसके वेरिएंट्स, जो ओमिक्रॉन जो कि रिलेटिवली माइल्डर डिजीज कर रहा है, उस ओमिक्रॉन के साथ भी अगर लोग जिनको कोमॉर्बिडिटी हो रही है वो हॉस्पिटल में आ रहे हैं, अभी भी एडमिटेड तो ही, ऐसा नहीं है हमारे यहाँ कोविड का कोई पेशेंट नहीं है, एडमिटेड भी है पेशेंट, ऑक्सीजन पे भी है पेशेंट। ऑफ कोर्स मोर्टेलिटी पहले जो डेल्टा वेरिएंट है उससे कम है। कोई भी वेरिएंट हो, और ये भी एक पक्का है कि ये वेरिएशन लास्ट नहीं हुआ है, ये म्यूटेशंस इनके होंगे। आने वाले समय में भी बहुत सारे ग्रीक लेटर्स आएंगे जिसके साथ नए वायरसेस ये म्यूटेट करेगा। इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि का मोड ऑफ ट्रांसमिशन वही है, ये फैलता वैसे ही है, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। तो इसलिए हमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर और वैक्सीनेशन, ये दो मेन चीजें हैं। हमें कॉम्प्लेसेंट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, पैनिक नहीं होना चाहिए, लेकिन कॉम्प्लेसेंट भी नहीं होना चाहिए, और इसको नॉर्मल फ्लू की तरह बिल्कुल नहीं माने। ये मेरा संदेश होगा। हालांकि अगर किसी को कोविड हो रहा है तो ट्रीटमेंट, मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स बहुत ही कम सिक होते हैं और घर पे ही ठीक हो रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ये ओमिक्रॉन अगर कोई नए ऐसे म्यूटेशंस हो जिससे अगर डिजीज सीवियर हो जाए तो इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, और इसीलिए कॉम्प्लेसेंस नहीं होनी चाहिए। और हमें वी हैव टू वॉच आउट दिस स्पेस
क्या होता है, बट ओवरऑल अगर हम लोग जो बेसिक्स ऑफ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को स्टिक करें तो वी शुड बी फाइन। ऑलराइट, डॉक्टर कपूर मुझे ये बताएं कि अब क्योंकि हम सब डबली वैक्सीनेटेड है, बहुत सारे लोगों ने बूस्टर डोजेस भी अपनी लेनी शुरू कर दी हैं, इसीलिए जो हम सिम्टम्स जिन लोगों में आते हुए देख भी रहे हैं, क्या ये वैक्सीन्स का ही इम्पैक्ट है कि ये सिम्टम्स ज़्यादा गंभीर नहीं हैं? कह रही हैं कि काफी लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है, दोनों डोज लगवा ली हैं और बहुतों ने प्रिकॉशन डोज भी लगाई है। और ये बात भी सही है कि जो हॉस्पिटलाइजेशन कम हो रही है या डेथ्स कम हो रही हैं वो वैक्सीन का नतीजा है, ये स्टडीज ने भी प्रूव किया है। बट अभी भी हमारे कंट्री में बिल्कुल 100% दोनों डोज नहीं लगी हैं। बहुत से स्टेट ऐसे हैं, बहुत से डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे कि फर्स्ट डोज अभी 90-95% है और सेकेंड डोज 80-82% है। उनमें भी कई डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे कि फर्स्ट और सेकेंड डोज इस पे कम है। खास करके वल्नरेबल पॉपुलेशन जो है, जैसे ओल्ड एज वाले हैं या माइग्रेंट्स हैं या ट्राइबल लोग हैं, उनमें वैक्सीनेशन अभी भी कम है। प्रिकॉशन डोज खासकर अभी उतनी नहीं हो पाई है जितनी होनी चाहिए थी, इसलिए हमें वैक्सीनेशन करवाते रहना चाहिए। हमें ये कैंपेन कंटिन्यू करना पड़ेगा। भारत सरकार ने भी हर घर 10 तक कैंपेन का सेकेंड जो दूसरा वर्जन है वो भी अब शुरू करने की घोषणा की, इसी वजह से क्योंकि अभी वैक्सीनेशन पूरा नहीं हुआ है। और अगर हमारा वैक्सीनेशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा, दो डोजेस लग जाएंगी, प्रिकॉशन डोजेस लग जाएंगी, तो बहुत सी हम हॉस्पिटलाइजेशन को बचा पाएंगे, बहुत सी डेथ्स को बचा पाएंगे। परंतु अभी हमें गार्ड लोअर बिल्कुल नहीं करना है, हमें कॉम्प्लेसेंट नहीं होना है, बिकॉज बहुत से कंट्रीज ऐसे भी हैं, जैसे अभी आपने देखा होगा चाइना था, अमेरिका था, वहां पे बहुत सारे केस बढ़ने लगे, इंडिया में भी केस बढ़ रहे थे और आगे के वेरिएंट का भी कुछ भरोसा नहीं है, पक्का नहीं कहा जा सकता। इसलिए हमें अभी पूरी वैक्सीनेशन के ऊपर जोर देना चाहिए, कैंपेन चलाते रहना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, दो गज की जो दूरी है जहां तक हो सके हमें मेंटेन करनी चाहिए। अदरवाइज कुछ कहने बड़ा मुश्किल है, नया वायरस है, बहुत स्टडीज नहीं हुई हैं, पर जो भी हमें पता है उससे लगता है कि वैक्सीनेशन बहुत कारगर और बहुत ही सुरक्षित तरीका है और भारत सरकार इसको फ्री लगा रही है। इसलिए मैं तो ये आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा हर भारतवासी को कि जिसको भी जो भी एलिजिबल है वो पूरी अपनी दोनों डोजेस कंप्लीट करें और प्रिकॉशन डोज भी लगाएं। बंसाली जी, यहाँ पर हमें ये समझाएं कि अभी जो नए केसेस आ रहे हैं इसमें अगर एज वाइज आप बता पाएंगे हमें कि किस उम्र के लोगों के लिए केसेस ज्यादा आ रहे हैं? इसमें दोनों टाइप के केसेस आ रहे हैं। बहुत कम केसेस है जो यंग जनरेशन वाले हैं या 18 से 35 वाले लोग उल्टे कम हैं। अधिकतर जो केसेस मैंने अभी तक देखे, जो लास्ट 5-7 दिन में मैं देख रहा हूँ, अधिकतर पेशेंट वो है जो 50-60 या 50-70 के बीच में है। यस, आज 2 केसेस वो भी थे जो 85-90 की एज के हस्बैंड वाइफ भी है। तो अलग अलग टाइप के एज वगैरह वाले केसेस हैं। फुली वैक्सीनेटेड पेशेंट है, जिन्होंने बूस्टर डोज लिया उनको भी कोविड हो रहा है। ऐसा नहीं कि जिन्होंने बूस्टर ले लिया उनको नहीं हो रहा, लेकिन इन सबको माइल्ड फॉर्म में है। जहां तक काउंट करने की बात है, कोविड केसेस लोग बता रहे बढ़ रहे हैं, कर रहे हैं। अगर आज की डेट में मैं मुंबई में काउंट करूं आपको डेंगू और मलेरिया के केसेस, तो डेंगू और मलेरिया के केसेस कोविड से ज्यादा केसेस है। बट हमारा ध्यान उधर बिल्कुल नहीं जा रहा। सब लोग कोविड को लेके इतना हवा बढ़ा रहे हैं कि कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं। यस, इन्फेक्टिविटी ज्यादा है, फैलता बहुत जल्दी है, बट उतना खराब नहीं है, क्योंकि वायरस का इफेक्ट धीरे 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 कम होने लगता है। वो इसमें हो भी रहा है और हमारा जो वैक्सीन है वो बहुत बड़ा हेल्प कर रहा है। जैसे वैक्सीन ने हमारे को ओमिक्रॉन वायरस के टाइम, ओमिक्रॉन वेरिएंट के टाइम में जो हेल्प किया था कि उसमें हमारी मोर्टेलिटी बिल्कुल नहीं के बराबर थी, हॉस्पिटलाइजेशन बहुत कम था, सेम वही बूस्टर या वैक्सीन जो है हमारा अभी भी हेल्प कर रहा है। जो बूस्टर वाले हैं, वैक्सीनेटेड वाले लोग, उनको भी हो रहा है लेकिन बहुत ही माइल्ड फॉर्म में हो रहा है। जब वो जाके चेक करवा रहे हैं तो मालूम पड़ रहा है कि उनको हो रहा है, लेकिन रिकवरी बहुत फास्ट है। 3 से 5 दिन में पेशेंट बिल्कुल ठीक भी हो रहे हैं, घर बैठे बैठे हो रहे हैं, विद मेडिकेशंस। जो हल्का सा पैरासीटामोल या कभी कभार कुछ लोगों को सोर थ्रोट के लिए एंटीबायोटिक देने की जरूरत पड़ती, उतना ही हो रहा है। बहुत बड़ा वैसा जो पीड़ादायक, या जैसे लोगों के फोन आते थे पहले सेकंड वेव के अंदर कि सर मेरा ऑक्सीजन लेवल इतना गिर गया, मेरा सैचुरेशन इतना हो रहा है, ये हो रहा है, सांस फूल रहा है, उस टाइप के कॉल बिल्कुल भी नहीं है। न अभी कोई मोनोक्लोनल एंटीबॉडी लगाने की जरूरत पड़ रही है, ना कोई रेमडेसिविर की बात कर रहा, ना कोई स्टेरॉइड की बात कर रहा। सो मैं फिर कहता हूँ, पैनिक होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। केसेस रहेंगे, स्पाइक आ सकता है बीच बीच में, बट डर के घबरा कर सब कुछ बंद कर देना जायज नहीं। और जो
अब केसेस हम आते हुए देख भी रहे हैं डॉक्टर सुरुचि, क्या इनमें से वो लोग भी हैं जिन्हें पहले भी कोविड हो चुका है? देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पर पहले से वैक्सीन ले चुके हैं, बूस्टर डोज भी लगवाए हैं, लेकिन अब हम केसेस में ऐसे देख रहे हैं कि इनको कोरोना वापस से हो रहा है। कुछ लोगों को सेकेंड टाइम कोरोना हुआ वैक्सीन लेने के बाद और 14 दिन के पहले ही वो रिलैप्स हो गया है। ये भी कुछ नयापन आता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या ये केसेस हैं ज़्यादा, इनकी तादाद ज़्यादा है? देखिए, ये कोविड वायरस का हमेशा जब वेरिएंट बदलता है तो इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन बदल जा रहा है। जैसे कि डेल्टा में ज्यादा लंग इन्वॉल्व था, ज्यादा केसेस ऑक्सीजन पे जा रहे थे, मोर्टेलिटी बहुत ज्यादा हो रही थी। सेम विद ओमिक्रॉन, इसमें लंग इन्वॉल्वमेंट तो बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए पेशेंट इतने सिक नहीं हो रहे। प्रीवियस एंटीबॉडीज भी हमारी बहुत हेल्प कर रही हैं ओमिक्रॉन से लड़ने के लिए और न्यू वेरिएंट से लड़ने के लिए। बट ये बात सही है कि जिनको पहले कोविड हुआ है उनको री-कोविड हो रहा है। ये एक वायरस है जो हमेशा रहेगा, आप हमेशा प्रोन है इसके इन्फेक्शन के लिए। और जैसे कि अदर वायरसेस हैं, अदर इन्फेक्शंस हैं, वो कभी भी हो सकते हैं। अगर आपकी इम्यूनिटी डाउन हुई तो ये आपको इन्फेक्शन हो सकता है। सेम वे आपको ये इन्फेक्शन होने के चांस हैं, और ये बिल्कुल गलत नहीं कह रही हैं आप कि जिनको कोविड हुआ है उनको आफ्टर वैक्सीनेशन भी ये कोविड हो रहा है। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन वैक्सीनेशन के बाद इनकी सीवियरिटी मच लेस है। पेशेंट्स अपने घर पे ही वो रहकर अपने आप को ठीक कर ले रहे हैं, उन्हें हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ रही है मोर देन 95% ऑफ केसेस में। सिवियरिटी कम है और इसीलिए हम देख भी रहे हैं कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स ने अपने कोविड सेंटर्स और अपनी कोविड कम्युनिटीज़ जो बनाई थी उसको भी अब बंद करना शुरू कर दिया है। लेकिन काफ़ी हद तक हम देख रहे हैं कि हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत अभी फ़िलहाल इस नए केसेस में तो आती हुई नहीं दिखाई दे रही है। डॉक्टर अरुणेश, जो एज ग्रुप का मेंशन यहाँ डॉक्टर बंसाली ने किया है जिनमें हमें तादाद ऑफ केसेस ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, अब उन्हें अगर वापस से कोरोना हुआ है और बूस्टर डोज नहीं ली है तो कितना समय का इंतज़ार करना होगा? हमने वैक्सीन ले ली है, हमारे पास ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ हैं, फिर हमें कोरोना भी हो गया है एक बार फिर से, तो एंटीबॉडीज़ वापस से आपके पास है, तो बूस्टर डोज की लेने का जो अंतराल है वो कितना बढ़ जाता है? नॉर्मली अगर किसी ने 3 डोज ऑलरेडी 2 डोज के बाद अगर प्रिकॉशन डोज भी ले रखा है तो अगर और कोविड हो जाता है तो वैसे भी कोई फर्दर अभी डोज लेने की जरूरत उनको नहीं पड़ेगी। बट जिन्होंने प्रिकॉशन डोज नहीं ले रखा है उनको एक बार अगर कोविड हुआ है तो अभी के गाइडलाइन के हिसाब से उन्हें 3 महीने वेट करना होता है और 3 महीने बाद दे शुड स्टिल गो फॉर देयर प्रिकॉशन डोज। और अगर हम लोग ये करें तो एटलीस्ट ये जैसे कलीग्स ने बताया है कि वैक्सीन का सबसे बड़ा फायदा, नए इन्फेक्शन भी हो रहे हैं तो सीवियर डिजीज नहीं दिख रहा है। अगर आपका एक जो कोविड वेरिएंट से आपको इन्फेक्शन होता है वो दूसरे कोविड के वेरिएंट के इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन नहीं दे रहा है और इसीलिए लोगों को ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन हो रहा है कि आपको कोविड अपने वैक्सीन ले रखी है फिर भी कोविड हो रहा है। लेकिन उसका फायदा होता है कि अगर आपको वैक्सीन से इन्फेक्शन हुआ भी है और अगर वैक्सीनेटेड हो तो आपको सीवियर डिजीज नहीं हो पा रहा है। जो कुछ पेशेंट्स एडमिटेड हैं वो मेजॉरिटी लोगों को कोमॉर्बिडिटीज हैं, जैसे एक पेशेंट डायबिटीज है, कुछ एक एल्डरली जेंटलमैन है उनको मल्टीपल कोमॉर्बिडिटीज हैं, लेकिन फिर भी जो सिकनेस का लेवल है बहुत ही कम है, तो माइल्ड टू अर्ली मॉडरेट डिजीज आ रहे हैं। तो ये हमें ध्यान में रखना है और वैक्सीनेशन पैरामाउंट है क्योंकि वैक्सीनेशन के अलावा और हमारे पास वैक्सीन और मास्क, ये 2 सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और इसको हमेशा याद रखना चाहिए। जिन्होंने नहीं लिया हुआ है दे शुड गो फॉर देयर सेकंड डोज और प्रिकॉशन डोज। कंप्लीट जो वैक्सीनेशन कैस्केड है उसको पूरा करना है, साइकिल को पूरी करना है। पूरा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक तरफ केसेस बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ देखिए मौसम भी यहाँ पर बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बहुत जल्द हम देखेंगे बारिश भी शुरू हो जाएगी। अब ऐसे में क्या ये वैक्सीन, इस बीमारी को हम ज़्यादा अपना पैर पसारते हुए देखेंगे? बच्चों को कैसे बचाया जाए? देखिए, बच्चों के लिए भी अब तो वैक्सीन 12 साल से ऊपर के लिए भारत सरकार ने वैक्सीन अलाउ कर दी है, तो हर बच्चे को वैक्सीन लगानी चाहिए जैसे गवर्नमेंट गाइडलाइंस हैं। और उसका दूसरा तरीका ये है कि उनको मास्क पहनाया जाए जब भी वो स्कूल जाएं। स्कूल जाना ज़रूरी है, जब भी वो स्कूल जाएं तो मास्क पहने और उनको सिखाया जाए कि वो बार बार हाथ धोएं और थोड़ा जितना दूरी बना सकें स्कूल्स वगैरह में उतना बना रखें।
पर वैक्सीनेशन भी बच्चों को लगवाना चाहिए और जैसा कि हम देख रहे हैं 12 से 16 साल की उम्र के बच्चों की वैक्सीनेशन की तादाद उतनी तेज नहीं है जितनी होनी चाहिए। इसलिए हमें थोड़ा फोकस भी करना चाहिए कि बच्चों की भी वैक्सीनेशन पूरा कास्केड पूरा लगे, जो उनका ड्यूरेशन है, जो कोवैक्सीन लगानी है, कोविशील्ड लगानी है, जो भी लगानी है, कई तरह की और नई वैक्सीन भी भारत सरकार ने दी है बच्चों के लिए। जिस भी एज ग्रुप के लिए जो भी वैक्सीनेशन भारत सरकार ने दी है वो लगवानी चाहिए। और स्कूल में खास करके बच्चों को ये हिदायत देनी चाहिए कि वो मास्क पहने रखें हमेशा, क्योंकि बच्चे आमतौर पर मास्क उतार देते हैं, हाथ नहीं धोते हैं, तो फ्रीक्वेंटली हाथ धोएं। अगर उनके पास में सैनिटाइजर है तो सैनिटाइजर यूज करें। ऑलराइट, अब बच्चों में जो कोरोना के केसेस आ रहे हैं डॉक्टर सुरुचि, वो ज़्यादा गंभीर तो नहीं है? उसको आगे चलकर आप अभी किसी बच्चे को अगर कोरोना हो गया है तो आगे इसको कैसे एहतियात बरता जाए? जैसे कि अगर किसी को बच्चे को स्कूल खुला है और उसको कोरोना हो गया है या उसको वायरल इलनेस है, फीवर है, सोर थ्रोट है, तो पहली बात उसको स्कूल को इन्फॉर्मेशन दे देना चाहिए ताकि बाकी बच्चे भी उसका एहतियात बरत सकें। और घर में ही उनको एटलीस्ट फॉर अ वीक उनको घर में ही हेल्दी खाना दें, फूड सप्लीमेंट अच्छा करें और विटामिन एंड के साथ उनका ख्याल रखें। सीवियरिटी बहुत नहीं देखी गई है बच्चों में और अब तो 12 साल से ऊपर के वैक्सीनेशंस भी अवेलेबल हैं, बट फॉर्चुनेटली द सीवियरिटी इज वेरी वेरी लो एंड बट देयर आर केसेस ऑफ चाइल्डहुड कोविड और उसमें घबराने की बात नहीं है कि एनी वायरल इलनेस की तरह खाने का ध्यान दें, रेस्ट कराएं, बच्चे को ज्यादा धूप में ना खेलने को बोलें और स्कूल जाने से रोके, स्कूल नहीं भेजना चाहिए। कभी मैंने देखा है कि बहुत लोग के हो जाते हैं, 2 दिन ठीक हो जाता है बच्चा एंड थर्ड डे वो भेज देते हैं, उसमें बच्चे वीक हो जा रहे हैं। तो कोशिश करें कि बच्चे को 1 हफ्ता रेस्ट कराएं और फिर उसके स्कूल रिज्यूम कराएं। अच्छा, अभी जो केसेस आ रहे हैं डॉक्टर बंसाली, वो मोटे तौर पर हम ओमाइक्रॉन के ही केसेस कहेंगे? आ रहे हैं वो BA.1 और BA.2 वेरिएंट के आ रहे हैं, या BA.1 और BA.2 के जो रिकमेंडेंट वाले हैं वो वेरिएंट के आ रहे हैं। मतलब इस कह सकते हैं कि वेरिएंट ऑफ ओमिक्रॉन वेरिएंट के ही केसेस आ रहे हैं। डेल्टा वगैरह के केसेस अभी तो देखने को नहीं मिल रहे हैं। यहाँ पर तो क्लियरली वैक्सीन काफ़ी हद तक कारगर साबित हुआ है और बूस्टर डोज जो कि लोगों ने शुरू कर दी है लेनी। हालांकि यहाँ पर डॉक्टर अरुणेश, आपको लगता है बूस्टर डोज के लिए अभी भी थोड़ी सी कोताही लोग बरत रहे हैं, थोड़ा सा इसको इग्नोर कर रहे हैं और कंप्लेसेंट हो गए हैं? बिल्कुल, कंप्लेसेंसी हर जगह है, मास्क में भी थी और वैक्सीनेशन में तो है ही। बहुत लोगों को वैक्सीन हेजिटेंसी अभी भी है डिस्पाइट टेकिंग 2 डोजेज। कुछ लोगों ने, मेरे पेशेंट्स आते हैं, उन्होंने 2nd डोज नहीं लिया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि वैक्सीन सेफ हैं, वैक्सीन इफेक्टिव होते हैं। कोई सा वैक्सीन आपने ये काम करता है, वैक्सीन आपकी डिजीज सीवियरिटी को बचाता है। इसलिए ना सिर्फ जिन्होंने 2nd डोज नहीं ले रखा है वो 2nd डोज के लिए जाएं, जिन्होंने 2 डोज ले रखे हैं वो अपने प्रिकॉशन डोज के लिए जाएं। और ये वैक्सीन बिल्कुल सेफ है, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है और इसको आप प्रोएक्टिवली ये लें क्योंकि इससे आप सुरक्षित रहोगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कोविड के लिए। बिल्कुल डॉक्टर कपूर, यहाँ पर लेकिन लोगों को बताना ये भी बहुत ज़रूरी होगा कि हम कोरोना की तो बात कर रहे हैं लेकिन बाकी तमाम बीमारियाँ जो कि कोरोना से ज़्यादा बड़ी तादाद में हैं हमारे देश में, उनसे भी आपको बचना बहुत ज़रूरी है। और देखिए मौसम जो है वो बदल रहा है और मौसम बदलते ही एक बार फिर से हम देखते हैं कि बीमारियाँ जो हैं पकड़ना शुरू कर देती हैं। अब एहतियात किस तरह से बरतना चाहिए, कोरोना हो या कोई और बीमारी? अब देखिए, क्योंकि आपने बारिश के मौसम के बारे में बात की, तो बारिश के मौसम में जो फूड और पानी से जो बीमारियां फैलती है वो ज्यादा बढ़ जाती हैं। मच्छर भी हो सकते हैं, डेंगू मलेरिया भी फैल सकता है। तो लोगों को ये एहतियात बरतनी है कि बाहर का खाना ना खाएं, साफ सुथरा खाना खाएं, हमेशा हाथ धोते रहें, ढकी हुई चीज खाएं, साफ पानी पिएं, पानी अपने साथ में लेके जाएं। इधर उधर का पानी और इधर जो ओपन फूड है वो जितना अवॉइड हो सके वो करें, ताकि कम से कम जो फूड से बीमारियां वो ना हो पाए। जब बारिश आएगी और जब मच्छर वगैरह होंगे तो अपने मच्छर से बचाव करें, मॉस्किटो नेट लगा सकते हैं, फ्यूमिगेशन कर सकते हैं और रिपेलेंट क्रीम लगा सकते हैं। खासकर बच्चों का ज्यादा ध्यान रखें क्योंकि बच्चे ज्यादा बाहर खेलते हैं, तो बच्चों को बाहर मच्छर काटने का ज्यादा चिंता रहती है। बाहर ना सोएं, अगर सोएं भी तो मच्छरदानी लगा के सोएं। तो यही 2 तरह की बीमारियां ज्यादातर होती हैं, जो फूड वगैरह से ज्यादा होंगी, फूड और पानी से, या फिर बारिश की वजह से जो मच्छर वगैरह पैदा होंगे उन वजह से होंगी। तो कोरोना के साथ साथ हमको इन सब बीमारियों का भी तैयार रखना है, इन सब बीमारियों से भी सावधान रहना है ताकि हम अपने आप को सुरक्षित और स्वस्थ रख सकें।
डॉक्टर सुरुचि, अब क्योंकि हम देख रहे हैं कि अभी जो कोविड केसेस आ रहे हैं वो ज़्यादा गंभीर नहीं है, लेकिन अगर लोग घर में ही अपना ट्रीटमेंट कराना चाहते हो तो आप उनको क्या गाइडलाइंस देना चाहेंगी? में ये जैसे कि हम इस बार देख रहे हैं सब वेरिएंट्स ऑफ ओमिक्रॉन जो फैले हुए हैं, उनमें सीवियरिटी बिल्कुल नहीं है। सर्दी, खांसी, थोड़ा सा मलेज, लाइट फीवर है। उस हालात में घर में ही रहना है। बाहर अगर काम करने जा रहे हैं तो प्रेफर करें वर्क फ्रॉम होम का, और खाने पीने का पूरा ध्यान करें, विटामिन सप्लीमेंट्स। और आई डोंट से कि आप स्टेरॉइड और वो जैसे डेल्टा वेरिएंट पे जाने की जरूरत है। बिल्कुल माइल्ड पिक्चर है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। रेस्ट करें, अच्छे से खाएं, हाइड्रेट करके रखें, खूब पानी पिएं, लिक्विड डाइट पे रहें। और थोड़ा सा ठीक होने के बाद, मलेज एंड होने के बाद, अपनी एक्सरसाइज, बड़ी लाइट वॉकिंग और थोड़ा बहुत योगा एक्सरसाइज के साथ अपना दे कैन पास देयर वीक, और एक हफ्ते बाद देयर बी ओके। चलिए, तो कुल मिला के सार यही निकल रहा है कि देखिए जो वायरस है वो तो आपके इर्द गिर्द ही है, आपको इससे बचना है। इतना गंभीर नहीं है जो हमने पहली 2 वेव्स में देखा था, लेकिन फिर भी अभी इन्फेक्शंस होने कम हुए हैं, ख़त्म नहीं हुए हैं। आपके पास एक ब्रह्मास्त्र है, वो है आपका मास्क। आप भी लगाइए, अपने बड़ों को भी दीजिए, बच्चों को भी दीजिए, और बूस्टर डोज ज़रूर लगवाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। कंज्यूमर रिस्किंग में आज के लिए इतना ही। मुझे भी इजाज़त दें। नमस्कार।